दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न की नदी पर एक भी पुल क्यों नहीं है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि नागा साधुओं को बर्फीले इलाके में भी ठंड क्यों नहीं लगती? अच्छा, आप ये तो पक्का सोचते होंगे कि ज्यादा मेगापिक्सल्स का मतलब ज्यादा बेहतर कैमरा होता है ना? अगर मानते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इनके अलावा भी आप आज जानेंगे ऐसा बहुत कुछ जो आपके काम आए ना आए, आपको पहले से और ज्यादा सजग, समझदार और कमाल का जरूर बना देगा। तो थाम ले बोन चाइना के उन मग्स को हाथों में और बांध ले अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। नंबर 1, दोस्तों, अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी तो है ही, इसके किनारे किनारे दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न का जंगल भी स्थित है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के इन्हीं जंगलों में बनती है और इसी कारण इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 6400 किलोमीटर लंबी अमेज़न की नदी दक्षिण अमेरिका के 5 देशों से गुजरते हुए इस कॉन्टिनेंट को मानो 2 हिस्सों में काट देती है। इस नदी के किनारे इस ग्रह की कुछ सबसे दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु बसते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो दोस्तों ये है कि इस 4000 मील लंबी नदी पर एक भी पुल नहीं है। जी हाँ, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण समझते हैं। तो दोस्तों, ना तो अमेज़न की नदी पुल बनाने के हिसाब से बहुत चौड़ी है और न ही इस नदी पर पुल बनाना असंभव। इसका असली कारण तो अमेज़न नदी का बरसात के दिनों में बदलता हुआ रूप है। कहीं कहीं तो ये नदी अपने स्तर से 30 फीट ऊपर तक बहती है और कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा डूबेगा, इसका हिसाब हर साल बदलता रहता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुल बनाया जाए तो कहाँ। दूसरा, अमेज़न नदी के किनारे रिहाइश तो बहुत है लेकिन सड़कें ना के बराबर, इसीलिए यहाँ पुल की जरूरत है ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी मोटर से ज्यादा बोट्स और फेरीज पर निर्भर करते हैं। हाँ, 2010 में ब्राजील ने रियो नेग्रो नदी पर एक केबल ब्रिज जरूर बनवाया है जो टेक्निकली अमेज़न के मेन कोर्स को क्रॉस तो नहीं करता, लेकिन ये ब्रिज यहाँ के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जब भी कुंभ का मेला लगता है, सैकड़ों की संख्या पर एक केबल ब्रिज जरूर बनवाया है जो टेक्निकली अमेज़न के मेन कोर्स को क्रॉस तो नहीं करता, लेकिन ये ब्रिज यहाँ के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जब भी कुंभ का मेला लगता है, सैकड़ों की संख्या में नागा बाबा गंगा में स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं और फिर जैसे ही कुंभ खत्म होता है, ये नागा बाबा अपनी अपनी तपस्या वाली जगह पर चले जाते हैं जो आम रिहाइश से दूर होती है। ऐसे में आपने भी वीडियोस में इन नागा साधुओं को हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नंगे बदन विचरते देखा होगा। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल उठा कि इतनी ठंड में ये बाबा आखिर कैसे सरवाइव कर लेते हैं? जब हम मनाली या शिमला जाते ही एक्स्ट्रा जैकेट्स निकाल लेते हैं, तब ये बिना कपड़ों के कैसे रह लेते हैं? अगर उठा है तो बता दूं दोस्तों कि हिमालय में रहने वाले ये साधु योग के उन सीक्रेट्स को जानते हैं जिनका इस्तेमाल करके अपने शरीर को कड़कड़ाती हुई ठंड में भी गर्म रखा जा सकता है। 16,000 फीट पर 12 साल तक तपस्या करने वाले स्वामी राम कृपालु बताते हैं कि प्राणायाम की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान शरीर के अंदर ही आग जैसी गर्मी पैदा कर सकता है। शरीर पर भस्म लगाना भी इसी टेक्निक का एक हिस्सा है और इससे पूरी बॉडी पर एक इंसुलेटिंग पेस्ट सा बन जाता है जो ठंड और ज्यादा गर्म दोनों ही तरह के एनवायरनमेंट में इफेक्टिव है। दोस्तों, इन एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस की मदद से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है। ये मॉडर्न साइंस ने भी माना है। उदाहरण चाहिए तो आप विम हॉफ का केस देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है और यहाँ पीने लायक पानी ढूंढना भी एक चुनौती होती है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने मीठे पानी के किसी ऐसे सोते के बारे में सुना है जो चारों तरफ से समंदर के नमकीन पानी से घिरा हो? अगर नहीं तो इसे देखिए। ये है तमिलनाडु के वेलुंडी तीर्थम का कुआं जो हैरत में डालता है। ये रामेश्वरम के 64 तीर्थों में से एक है और समंदर के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद भी इस कुएं का पानी मीठा है। लोगों की आस्था है कि समंदर के बीचों बीच इस मीठे पानी को भगवान राम ने माता सीता के लिए उत्पन्न किया था। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, हम जब कभी कोई नया फोन लेने की सोचते हैं तो फोन में कौन सा प्रोसेसर, रैम या बैटरी है ये चेक करें ना करें, कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है ये जरूर देखते हैं। और बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज भी हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर फोन कैमराज में मिलने वाले इन मेगापिक्सल्स का इस्तेमाल जमकर एक सेलिंग पॉइंट की तरह करती हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि मार्केट में 48 मेगापिक्सल्स, 64 मेगापिक्सल्स और यहाँ तक कि
108 मेगापिक्सल्स वाले फोन भी धड़ल्ले से बनते और बिकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि ज्यादा मेगापिक्सल्स का मतलब बेहतर कैमरा ही होता है, तो आप किसी भी ओप्पो, शाओमी या रियलमी सरीखे चाइनीज मोबाइल से ली गई फोटो को बस एक बार आईफोन से ली गई फोटो के साथ कंपेयर कर लेना। किसकी तस्वीर बेहतर होगी ये गेस करने का कोई इनाम नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या ये बात आपको हैरत में नहीं डालती कि 1 लाख की कीमत वाला आईफोन आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, जबकि मार्केट में सिर्फ 18,000 में 108 मेगापिक्सल्स कैमरा वाला फोन मौजूद है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मेगापिक्सल्स कोई फोटो कितनी डिटेल्ड होगी सिर्फ ये डिसाइड करता है। बाकी फोटो की ओवरऑल क्वालिटी कई दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि कैमरे का सेंसर कौन सा है, लेंस कौन सा इस्तेमाल किया गया है, और सबसे जरूरी इस सारे सिस्टम को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है। रेजोल्यूशन के अलावा किसी कैमरा की आउटपुट में शार्पनेस, ग्रेन्स, डायनेमिक रेंज और कलर्स कैसे आते हैं, फाइनल फोटो की क्वालिटी इन सब पर डिपेंड करती है, न कि सिर्फ मेगापिक्सल्स पर। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 5। अच्छा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस बोतल में जो लिक्विड है वो पेट्रोल है, तो क्या आप मेरी बात मान जाओगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी रंगीन पेट्रोल ही देखा होगा, है ना? लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि पेट्रोल असल में ऐसा ट्रांसपेरेंट ही होता है, लेकिन डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के दौरान इसमें रंग मिलाया जाता है, जिससे इसका जाना पहचाना रंग इसे मिलता है। अब आप पूछेंगे कि रंग मिलाने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों ये करते हैं पेट्रोल को पानी से अलग पहचान देने के लिए, क्योंकि ये पानी जैसा ही दिखता है और इस तरह किसी लापरवाही होने से ये बचाता है। इसके अलावा अलग अलग देशों में डाई को लेकर अलग अलग मानक हैं और इसीलिए हमें मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल का रंग अलग अलग मिलता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां रहने वाले लोग चलते फिरते कभी भी कहीं भी सो जाते हैं? जी हाँ, ये वाकया बिल्कुल सच है और इस स्लीप सिकनेस की शुरुआत हुई थी मार्च 2013 में, जब कजाक के मैदानों में स्थित कलाची और क्रास्नोगोर्स्क नाम के 2 गांवों में लोग चलते चलते सड़क और पार्क में सोने लगे। और इससे भी हैरानी की बात ये थी कि घंटों घंटों नींद लेने के बाद जब ये लोग उठते तब इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। कई लोकल्स ने हेलुसिनेशंस की शिकायत की तो इसके कई मरीज 6-6 दिन लगातार सोते पाए गए। सालों तक वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब बीमारी के कारण खोजने में लगे रहे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि ये सब इस इलाके में मौजूद यूरेनियम माइंस की वजह से हुआ, जो सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद से बंद पड़ी हैं। इन माइंस में स्टोर्ड बेतहाशा कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स रह रहकर इससे निकलकर आसपास के एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और जब ऐसा होता है तब हवा में ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे पहुंच जाता है और लोग सुस्ती के मारे सोने लग जाते हैं। बहरहाल अब इन दोनों ही गांव में बसने वाली 223 फैमिलीज को रिलोकेट किया जा रहा है, जिनमें से कई तो इस इलाके को छोड़ भी चुकी हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई तेज दिमाग लोग हैं जिनके लिए रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना बच्चों के खेल जैसा है। और अगर बात करें इसे सॉल्व करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो बता दूं कि इस क्यूब पजल को सुलझाने का दुनिया में मौजूदा रिकॉर्ड 5 सेकंड से भी कम है। लेकिन दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस क्यूब का आविष्कार करने वाले शख्स को इसे सॉल्व करने में पूरा महीना लग गया था। जी हाँ, एर्नो रूबिक नाम के इस शख्स ने 1980 में इस फेमस टॉय पजल का आविष्कार किया था, जिनमें इन ट्विस्टेड क्यूब्स को उनकी ओरिजिनल अरेंजमेंट में लाना होता है, जो 43 क्विंटिलियन अरेंजमेंट्स में से एक होती है। दोस्तों आज के दिन तक रूबिक्स क्यूब को तेज सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइनीज स्पीड क्यूबर युशेंग डू के नाम है, जिन्होंने ये रिकॉर्ड एक क्यूब को सिर्फ 3.47 सेकंड्स में सॉल्व करके बनाया था। जी हाँ दोस्तों, स्पीड क्यूबिंग खुद में ही एक स्पोर्ट है और आपको ये भी बता दूं कि एक रोबोट ने तो रूबिक्स क्यूब को 0.38 सेकंड्स में सॉल्व किया हुआ है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने भी कभी न कभी गली कूचों में या फिर किसी बाजार में इन रंग बिरंगे चूजों को बिकते पक्का देखा होगा। लाल, नारंगी और नीले पीले रंगों में रंगे ये चूजे क्यूट भी बड़े लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे बिकने वाले सभी चूजे नर चूजे होते हैं, मादा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि ऐसे चिक्स अंडे के बिजनेस का एक बाय प्रोडक्ट माना जाता है और उन्हें इस तरह रंगना और बेचना उनसे क्रिएट होने वाले वेस्ट को दूर करने का एक तरीका बर है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इन बेजुबान चूजों को अंडों से निकालते ही रंग से नहलाना अमानवीय लगता है, तो आपको बता दूं कि विकसित देशों में ऐसे चूजों को अंडे से निकलने के तुरंत बाद मारकर क्रश करके मुर्गियों की फीड में मिला दिया जाता है। बहरहाल ऐसे चूजों को रंगना, बेचना और खरीदना भारत में कहने को तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी रंग बिरंगे चूजों का ये व्यापार बढ़िया से फल फूल रहा है। फैक्ट नंबर 9।
दोस्तों, पृथ्वी पर सनसेट के वक्त पूरा आसमान लाल हो जाता है, लेकिन क्या आपने मंगल ग्रह से आई सनसेट की इन तस्वीरों को देखा है? आप देख सकते हैं कि यहाँ आसमान लाल नहीं नीला दिखाई दे रहा है। सनसेट की ये फोटोज सन 2015 में मार्स के गेल क्रेटर के पास ली गई थी और ये धरती पर नासा के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी द्वारा भेजी गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन फोटोज में सनसेट नीला क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या मंगल ग्रह पर सनसेट के वक्त आसमान नीला होता है? तो दोस्तों, बता दूं कि ऐसा नहीं है। सुबह और शाम के वक्त आसमान वहाँ भी नारंगी रंग का ही होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये फोटोज धूल भरी आंधी के दौरान ली गई थी और इन महीन धूल के कणों के चलते ही रेड और ऑरेंज जैसी लंबी वेवलेंथ वाले कलर्स एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गए और वो नीला ही रंग होता है जो इनसे सबसे ज्यादा इफेक्टिवली पेनिट्रेट कर पाता है। और इसी कारण डूबते हुए सूरज के आसपास का आसमान हमें नीला दिखने लगता है। क्यूरियोसिटी द्वारा खींची गई इन तस्वीरों में भी यही हुआ। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है आज की ये क्लास। अगर चैप्टर से कुछ भी काम का सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर पक्का कर देना। वादा है आऊंगा अगले हफ्ते भी फैक्ट्स की ऐसी ही बारिश लेकर। तब तक अपने चाहतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।